व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं जाफर चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट नासिर साहब, जो कि इस बार इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो आइए हम नासिर साहब से चंद सवालों के जवाब जानेंगे। नासिर साहब, अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाल ही में हमें देखने को मिला कांग्रेस पार्टी के कुछ वर्कर्स और आज़ाद पार्टी के कुछ वर्कर्स जिन्होंने हाल ही में एनसी ज्वाइन किया, और वहाँ पर हमें एमएलए इंदरवाल यानी प्यारेलाल शर्मा जी भी देखने को मिले। और इसी चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पे आपकी एक वीडियो भी चली, जिसमें आपने ये कहा था कि ये चीज़ जो है इलीगल है या फिर कानून का उल्लंघन करना है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव आईन के मुताबिक होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 10th शेड्यूल है उसके तहत चुनाव होते हैं। और उन 10th शेड्यूल में ही सारे कवानीन लिखे गए हैं कि किस तरीके से चुनाव होंगे और कौन चुनाव लड़ सकता है। और अगर किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद उस पर कौन किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हावी रहेंगे। और उसी में 10th शेड्यूल में पैराग्राफ 2 सब क्लास 2 में लिखा गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, यानी वो किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ता, तो चुनाव जीतने के बाद वो किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकता है। और अगर वो शमूलियत इख्तियार करता है तो जिस हाउस के लिए वो चुन के गया है उस हाउस से वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जहां तक बात पार्टी ज्वाइन करने की है, उसमें भी वजाहत की गई है। उसमें डिफरेंट जजमेंट्स आई हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्वाइनिंग का यह मतलब नहीं है कि आप जाके हार डालते हो या उस पार्टी की मेंबरशिप लेते हो। पार्टी ज्वाइन करने का मतलब यह है कि आप पार्टी के प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो, उस पार्टी के लिए कैंपेन करते हो या उस पार्टी में लोगों को ज्वाइन करवाते हो। जो रिसेंटली एक इवेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस नवाज सुबह में हुआ, उसमें हमने देखा और ऑफिशियल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पेजेस हैं उन पर भी पिक्चर्स अपलोड हुई। फॉर्मर होम मिनिस्टर सजाद अहमद किचलू साहब ने भी अपने पेज पर पिक्चर्स अपलोड की। उसमें देखा गया कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सदारत में ज्वाइन की। उस प्रोग्राम में फॉर्मर होम मिनिस्टर सजाद अहमद किचलू साहब थे और प्यारेलाल शर्मा जी जो एमएलए एज इंडिपेंडेंट चुन कर आए हैं वो भी थे, उनको भी हार वहां पहनाए गए। और उसके बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया कि आज बहुत सारे लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। तो इस एक्ट से, इस कंडक्ट से यह रिफ्लेक्ट होता है कि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनने के बाद प्यारेलाल शर्मा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक इवेंट का हिस्सा बने। उनकी वजह से उस पार्टी में कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग की। तो बाय वर्च्यू ऑफ पैराग्राफ 2 सब क्लास 2 ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो होस्ट से डिस्क्वालीफाई होते हैं। और उस हवाले से मैंने ऑनरेबल स्पीकर को एक पिटीशन दायर की है कि इन जो हमारे पास एविडेंसेस हैं इनके बेसिस पर आप इनकी एमएलए शिप को खत्म कर दीजिए, इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो। आइन जो हमारे मुल्क का है, जिस आइन की हम शपथ लेते हैं, जिस आइन ने पूरे मुल्क का निजाम चलाना है, उस आइन की बालादस्ती हो, उसका इस तरह मजाक न उड़ाया जाए। और वो मुझे लगता है कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और होना भी चाहिए। और आप वहीं अगर हम देखें तो उन्हें एमएलए बने हुए 1 साल होने को है। तो क्या कुछ लगता है आपको कि 1 साल वो एमएलए रह चुके हैं, तो क्या कुछ उन्होंने इंदरवाल के लिए किया है अभी तक? देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं कि उनकी जान बच जाएगी, मतलब वो आजाद हो जाएंगे। क्योंकि पिछले 10-11 महीने में वो कुछ डिलीवर ही नहीं कर पाए। अगर चुनाव के दौरान उनसे जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे अगर उनको गिनवाने बैठे तो मुझे लगता है कपिल शर्मा का कॉमेडी शो फ्लॉप हो जाएगा, प्यारेलाल शर्मा का कॉमेडी शो जो है वो हिट हो जाएगा। उनने कहीं फ्री बिजली देने की बात की। उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में यह तक कहा था कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटर लगाने आ गए तो मैं सबसे पहले मीटर जला दूंगा। उनने फ्री राशन की बात की, उन्हें रोजगार की बात की और संगपुरा वायलू टनल को लेकर इतना ढिंढोरा पीटा, इतना ढिंढोरा पीटा। और मुझे लगता है उनके ढिंढोरा पीटने का इतना उल्टा रिएक्शन हो गया कि संगपुरा वायलू टनल गवर्नमेंट ने ड्रॉप ही कर दिया। अरे वो तो पूरी तरह नाकाम हुए हैं। शुरुआत के दिन होते हैं, शुरुआत में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखती है। जब किसी नई नवेली दुल्हन को ससुराल में लिया जाता है तो पहले वो 4 बजे उठकर खाना पकाती है, यानी वो पहले सबको लुभाती है, सबको खुश करती है, जरूरत से ज्यादा वो अच्छा बनने की कोशिश करती है। फिर साल 2 साल बाद उसके जो इनलाज होते हैं, उसका हस्बैंड, उसके ससुराल वाले, वो आहिस्ता आहिस्ता उसे तंग पड़ जाता है। ये नई नवेली दुल्हन तो
शादी की पहली रात की सुबह से ही लोग इसको नापसंद करना शुरू कर गए। ही हैज फेल्ड एट ऑल फ्रेंड्स। वो फेल इसलिए हुए क्योंकि ही इज एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, ही वॉज नॉट एलिजिबल टू बी द एमएलए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। उनको मालूम ही नहीं था कि एमएलए का क्या रोल होता है। लॉ मेकिंग के लिए अगर आप किसी को असेंबली में भेजते हो, हमने चुनाव के दौरान भी सब लोगों से कहा और खासकर छात्रों के लोगों से बार बार ये कहा कि ठीक है आपका लोकल, आप लोकल कहते हो, वैसे मेरी नजर में वो लोकल तो है नहीं। उनका किश्तवाड़ में आलीशान मकान है, उनका जम्मू में मकान है, तो लोकल कहां से हुए? कासरकोट में तो कभी बैठते नहीं है। लोकल तो हम उस इलाके के हैं। मैंने उसी इलाके से तालीम हासिल की है। मैं हाई स्कूल द्रबील, तब मिडिल स्कूल हुआ करता था, वहां से पढ़कर बड़ा हुआ हूं। प्रहलाद शर्मा जी के बच्चे तो कासरकोट में तो नहीं पढ़ते थे, वो लोकल कहां से हुआ? किसी इलाके का राशन कार्ड होने का यह मतलब नहीं आप वहां के लोकल हो। लोकल का मतलब है आप वहां के लोगों के दरमियान बैठे हो। वो बैठा कब वहां पर? खैर, उस वक्त एक हवा ऐसी थी कि लोग उस हवा के साथ बह गए। और आज मुझे लगता है कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी, खास करके छात्रों के लोगों को इस बात का एहसास हो चुका होगा कि एक बहुत बड़ी गलती हुई और आने वाली जनरेशन शायद छात्रों के लोगों को जरूर कोसेंगी कि आपके पास एक सुनहरी मौका था, आपने अपनी तकदीर का फैसला सोच समझकर करना चाहे तो आप हवा के उसमें बहकाव में चले गए। तो मुझे लगता है अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ये छात्रों के लोगों और खासकर एमएलए के लिए भी एक अच्छी बात है। वो आराम से घर बैठेंगे और अपना कामकाज, क्योंकि कल हमने एक देखा सोशल मीडिया पर एक नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जीएसटी की एक वायरल हो रही है जिसमें ये कहा गया कि वो डिफॉल्टर है, उनका कारोबार ठप हो गया, वो डिफॉल्टर हो गए। तो कम से कम यहां से छुट्टी मिले, जिस काम के लिए फिट नहीं है वो अपना कारोबार फिर से शुरू करेंगे, वो अपने ठेकेदारी का काम करेंगे। जिसका काम उसी को साजे वो ठेकेदारी करें। कानून बनाने की ना तो उनमें सलाहियत है, कैपेसिटी है, और ना ही उस लायक है, तो वो अपना काम करें, बेहतर यही रहेगा। अच्छा, अगर हम इंदरवाल के इशू की बात करें तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो हैं आपको भी पता हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ पर हैं। लेकिन अगर हम वहाँ के कॉलेज को लेकर बात करें, आपको भी बाखूबी उसके बारे में पता है, वहाँ की एजुकेशन को लेकर या फिर वहाँ की बिल्डिंग को लेकर, वहाँ की स्कूल बसेस को लेकर, जित बिल्डिंग कुछ भी वहाँ पे नहीं है। तो क्या कुछ लगता है आपको, उस डिग्री कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या लगता है आपको कभी उन बच्चों को स्कूल बसेस मिल पाएँगी या वो बिल्डिंग दे पाएँगे? देखिए, किसी भी इलाके, किसी भी कौम की तकदीर तालीम से बदल सकती है। तालीम एक ऐसी चीज है जो इलाके को रोशनी दे सकती है, कौम को ताकत दे सकती है, और तालीम का होना बहुत जरूरी है। खासकर अगर छात्रों इलाके की बात करें, पूरे सब डिवीजन की बात करें, तो आज भी तालीमी निज़ाम धर्म भरम है, स्कूलों की हालत खस्ता है। एक वाहिद डिग्री कॉलेज छात्रों में है और जिस पर पूरे इलाके के बच्चों का टोटल उसी पे सारा निर्भर है। उस छात्रों कॉलेज के अंदर सहूलियात नहीं है। मैंने कई बार उस छात्रों कॉलेज में विजिट किया है, सहूलियात नहीं है। वो तो एक प्राइवेट, एक छोटी सी बिल्डिंग में कॉलेज चल रहा था। अब अगर बिल्डिंग तामीर हो रही है तो उसके लिए जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, 37 कनाल्स लैंड जो है ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है, 37 कनाल की और एक्विजिशन हो रही थी जिसके लिए मजीद बिल्डिंग बननी थी। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, एमएलए साहब ने कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन करके कहा कि जो मजीद अब एक्विजिशन कर रहे हैं वो मत करिए, हमें मजीद जमीन देने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब मुझे तो बड़ा अफसोस होता है इस सोच पर। हम तो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए जितनी ज्यादा जमीन इस वक्त हम ले पाए ले लें, ताकि हो सकता है कल को और नई क्लासेस, नई बिल्डिंग, नई स्ट्रीम्स वहां पर शुरू हो सके। आप कॉलेज को बसी करने के बजाय उसको तंग कर रहे हैं। ये आपकी सोच बता रही है कि आपकी सोच क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन इस इलाके की है, यहाँ का तालीमी निज़ाम कभी ठीक हो सकता है। आप देखिए हर दिन सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी लिस्टें निकलती हैं, फलानी रोड, फलानी सड़क, इतनी सेंक्शन मैंने रोड्स करवाई। कितना ही अच्छा होता अगर एमएलए साहब ये बताते हैं कि मैंने इतने स्कूल सेंक्शन करवाए, मैंने इतने स्कूल अपग्रेड करवाए, मैंने डिग्री कॉलेज छात्रों के लिए ये सब्जेक्ट सेंक्शन करवाए, ताकि बच्चे पढ़े। बच्चे जब पढ़ेंगे, जब वहां लोगों के घरों में तालीम का चिराग रोशन होंगे तो इलाका रोशन होगा। नहीं, वो तो सिर्फ सड़कों की लिस्टें, रोज लिस्टें निकलती, फलानी सड़क, फलानी एरिया की सर्वे होगी, फलानी टेंडर निकल गए। सड़कें और टेंडरिंग से तकदीरें नहीं बदलती, तकदीरें बदलती है तालीम से। और तालीमी निज़ाम के बेहतर होने के लिए लोगों की सोच के साथ साथ जो जिम्मेदार लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनका बड़ा रोल है। और मुझे नहीं लगता कि इन हालात में वहां पे तालीमी निज़ाम बेहतर हो सकता है, लेकिन इलाके को जरूरत है। कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज की जरूरत है। कॉलेज के अंदर मैं एक नहीं, मैं कह रहा हूं 2 से 3 बसेस होनी चाहिए, क्योंकि दूर दराज इलाकों से बच्चों को आना होता है। ये टाउन तो नहीं है, किश्तवाड़, डोडा या भद्रवाह की तरह की आसपास के बच्चे उस कॉलेज में आएंगे।
छात्र डिग्री कॉलेज के लिए आपको पासरकूट से भी बच्चे नहीं आना है, आपको वटसर से बच्चे नहीं आना, आपको मुगल मैदान के इलाकों से, चाहे कुचाल हो, हरना ध्रुबील हो, सिगदी हो, डेटपेट हो, सब जगहों से बच्चों ने आना है। उनके लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसेज होनी चाहिए ताकि वो बसेज पे आ सकें। तो कॉलेज की बस पिछले 6 साल से कॉलेज के अंदर खड़ी है, उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर नहीं है, कॉलेज की बस की मरम्मत नहीं हो रही है, कॉलेज की क्लासरूम्स की हालत देखोगे तो वहां तो बैठने में इंसान को डर लगता है, तो तालीम कहां से वहां पे आप दे पाओगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को जाग जाना चाहिए। अगर लोग ऐसे नुमाइंदों के ऊपर भरोसा करेंगे तो इससे भी खस्ता हालत हो सकती है। लोगों को जागना चाहिए। एजुकेशन जो है वो बेसिक राइट है, सरकार भी इस पर जोर दे रही है। तालीम आपका बुनियादी हक है, इसको हासिल करने के लोगों को जदोजहद करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम बात करें तो आज यानी 7 अगस्त 2025 है, और वहीं हम बात करें 5 अगस्त 2019 की, जब पीडीपी की सरकार भी थी और हमसे स्टेटहुड छीन के उसे यूटी में बदला गया। तो अब जो है कांग्रेस की तरफ से एक मुहिम छेड़ी जा रही है, हमारी रियासत हमारा हक, और ये दावा कर रहे हैं कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। और कल जो यानी 8 अगस्त को उसकी सुनवाई भी रखी है, तो क्या कुछ लगता है आपको कि स्टेटहुड वापस मिल पाएगा या नहीं? देखिए, पहले मैं आपको आपकी दुरुस्ती करूं, 5 अगस्त 2019 को पीडीपी की सरकार नहीं, पीडीपी की सरकार को 1 डेढ़ साल पहले ही पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई थी। हाँ, जब तक पीडीपी की सरकार थी जम्मू कश्मीर के अंदर, भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, आर्टिकल 370 महफूज था। क्योंकि जब सरकार बनी, बीजेपी के साथ जब हमने सरकार बनाई तो कुछ शर्तों पर बनाई, और उनमें से एक शर्त यह भी थी कि आर्टिकल 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और जब तक बीजेपी हमारे साथ सत्ता में रही, हमने उन्हें एजेंडा ऑफ अलायंस पर चलाया। हमने आर्टिकल 370 की तरफ आंख उठाकर भी उनको देखने की कोशिश करने नहीं दी। हाँ, जब बीजेपी को लगा कि हम अपना एजेंडा यहां चला नहीं पा रहे हैं, पीडीपी ने हमारे नाक में नकेल कस के रखी है, तो वो सरकार से निकल गया और उसके बाद उन्होंने अपना एजेंडा चलाया, गवर्नर का रूल इम्पोज कर दिया और फाइनली आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद सबसे ज्यादा समय तक हमारी पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा जेर हिरासत रही। मैं भी 1.5 माह तक हिरासत में रहा, सभी लीडर्स हिरासत में रहे। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 3 हिरासत से लोग बाहर निकले, उमर अब्दुल्ला साहब जब बाहर निकले, उन्होंने 2G 3G की मांग शुरू कर दी, हमें इंटरनेट चाहिए। कांग्रेस के लोगों का मुझे शायद कोई मालूम नहीं है, गुलाम नबी आजाद साहब उस वक्त कांग्रेस में ही थे, शायद वो तो आजाद घूम रहे थे। और पीडीपी के लीडर्स जब महबूबा मुफ्ती साहबा बाहर आई, उन्हें बाहर आते ही कहा कि हमें सिर्फ स्टेट नहीं चाहिए, हमें स्टेट विद स्पेशल स्टेटस चाहिए। और पीडीपी आज भी अपने मौके पर खड़ी है कि हमें स्टेट तो चाहिए, लेकिन स्टेट विद स्टेटस चाहिए। हमें सिर्फ स्टेट नहीं चाहिए, हमें स्टेटस चाहिए, वो स्टेटस जो हमसे छीना गया। कांग्रेस आज स्टेटहुड मांग रही है, मतलब कांग्रेस की डिमांड स्टेटहुड तक लिमिटेड है। इस स्टेटहुड के लिए बीजेपी ने भी तो खुद प्रॉमिस किया है। बीजेपी के होम मिनिस्टर ने कहा कि जैसे हालात ठीक होंगे, हालांकि ये तो नहीं बताया कि कौन से हालात, जैसे हालात ठीक होंगे हम स्टेटहुड आपको वापस दे देंगे। ये तो बीजेपी खुद मांग रही है, यही कांग्रेस भी कह रही है। लेकिन पीडीपी का मौकफ शुरू से एक ही रहा है कि हमें स्टेट तो चाहिए, लेकिन स्टेट वही चाहिए जो 5 अगस्त 2019 से पहले की थी, जिसमें आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस हमें वापस चाहिए। उसके लिए पीडीपी संघर्ष कर रही है। स्टेटहुड, और एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए स्टेटहुड ये जो लोग मांग रहे हैं, रेस्टोर कर रहे हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि स्टेटहुड रेस्टोर हो सकता है। स्टेट्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो स्टेट बनाई जा सकती है, क्रिएशन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। आप स्टेट क्रिएट कर सकते हो। हम कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस के साथ 370 को रेस्टोर करें, तो आर्टिकल 370 जब रेस्टोर होगा तो ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर रियासत रेस्टोर होगी। पीडीपी का मौकफ शुरू से वही रहा है। कांग्रेस अब मांग कर रही है, स्टेटहुड की मांग कर रही है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडली मैच हो रहा है। चाहे ये जो लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं और वो लोग जो कह रहे हैं हम दे देंगे, अब सिर्फ यही बीच में बात रहती, वो कहते हैं हमने देना है, ये कहते हैं हमने लेना है। वो कब देना लेना है वो लोग शायद बैठ कर डिसाइड कर लेंगे। लेकिन हमारी मांग यही है कि आर्टिकल 370 और 35 से के समेत हमें स्टेट विद स्पेशल स्टेटस चाहिए, हमें अपना झंडा वापस चाहिए, हमें अपना आईन वापस चाहिए, हमें अपनी जमीनों पर, अपने रोजगार पर, हर एक चीज पर वैसा ही हक चाहिए जो हमसे जबरन, जबरदस्ती, कानून की धज्जियां उड़ाकर, जमहूरियत का गला घोंट कर जो हमसे छीना गया, हमें वो चीज वापस चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, खुसूसी तौर पर इंदरवाल के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, जिसकी वजह से उनका जो तालीमी निज़ाम है वो भी बेहतर हो और बाकी चीज़ों को लेकर इंदरवाल जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़े? देखिए, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि अब इसमें किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के भी कुछ हिस्से हैं,
मुझे लगता है तामीर और तरक्की की अगर हम बात करें, सड़कों की बात करें या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसके लिए तो पैकेजेस मरकजी सरकार हो, रियासती सरकार हो, उनकी तरफ से पैकेजेस आते हैं। उसमें उतनी ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, वो मिलता है। हाँ, एक फील्ड है जो आपने सही कहा कि वो एजुकेशन का फील्ड है, जिस फील्ड में अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। अगर मड़वा वार्डन से हम शुरू करें, मड़वा वार्डन के स्कूलों में बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है और वहाँ पे उसातिज़ा जो वहाँ तैनात हैं वो बाकायदगी से ड्यूटी नहीं देते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ बायोमेट्रिक्स नहीं है या बाकी वजूहत हो सकती हैं। उनकी ड्यूटियों को, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम उठाने की ज़रूरत है। उन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। छात्रों के जो दूर दराज देहात हैं, वहाँ के स्कूलों में तालीमी निज़ाम बेहतर हो, इसके लिए भी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं इस हल्के से तालीम की वजह से ही जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने अपनी बुनियादी तालीम मिडिल स्कूल ध्रबील में हासिल की है। मैंने वहाँ पढ़ा है और मुझे इस इलाके के अंदर एजुकेशन का क्या सेटअप है उसके बारे में पूरी इल्मियत है। तो मैं तो बार-बार यही कहता हूँ कि अगर इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को तरक्की करनी है, खुशहाली देखनी है, अच्छा वक्त देखना है, तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए रखना चाहिए। नौजवानों के लिए बेहतर वसाइल पैदा करने के लिए रखना होगा। जब आपके घर में एक तालीम याफ्ता नौजवान होगा, उसे रोजगार मिलेगा या वो अपना रोजगार खुद से बनेगा, तो ऑटोमेटिकली घर खुशहाल होगा। घर खुशहाल होगा, मोहल्ला गांव खुशहाल होगा, इलाका खुशहाल होगा। अगर आपके पास तालीम का जेवर नहीं है तो आपने पूरी उम्र, सड़कें तो बनेंगी, इसका मतलब आपने पूरी उम्र गेंती और बेलचा लेकर के जो, और ऐसे नुमाइंदे जो इस वक्त आपके इलाके में जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनका तो मंशूर यही है, वो सड़कें बनाएं और इंदरवाल के लोग गेंठी बेलचा लेकर के निकले और वो सड़कों पर काम करें। वो टनल बनाए और मजदूर बाहर से ना लाना पड़े, मजदूर इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के ही लोग हों। ऐसा क्यों ना हो, टनल बने लेकिन इंजीनियर इंदरवाल का हो, सड़क बने लेकिन ऑपरेटर या जो वहां पे डिजाइनर हो वो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी का, इंजीनियर, डिजाइनर, या कोई अस्पताल हमारे चलने चाहे लेकिन डॉक्टर बाहर का हो, अस्पताल हो, आपकी सड़कें हो, वो तब बेहतर बन सकते हैं जब आपके पास खुद के डॉक्टर्स हो, आपके पास खुद के इंजीनियर्स हो। इतना बड़ा इलाका है, आप मुझे बताइए कितने केस ऑफिसर्स इस इलाके से आई थिंक, आईएएस तो शायद कोई है नहीं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, इतना बड़ा इलाका है। उसके कंपैरिजन में आप जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में देखें। मैं अगर ट्राइबल कम्युनिटी की बात करूं, मतलब हमें इस इलाके में ट्राइबल कम्युनिटी काफी ज्यादा तादाद में है। उन पर देख करके इंसान को ऐसा लगता है कि शायद मैं भी कहीं ना कहीं इनकी हालात का एक मुजरिम हूं। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी से अभी तक एक भी नौजवान इस कॉन्स्टिट्यूंसी से यूपीएससी का एग्जाम मुझे नहीं लगता क्वालिफाई कर पाया होगा। उसके बरकस आप पुंछ रजौरी की बात करेंगे, पुंछ रजौरी में आपको आईएएस मिलेंगे ट्राइबल कम्युनिटी से, आपको बड़े बड़े ओहदों पर मिलेंगे। अगर आपकी ट्राइबल कम्युनिटी से कोई बच्चा आईएएस करके डिप्टी कमिश्नर बन के आता है तो जाहिर सी बात है वो अपने इलाके के लिए सोचेगा, अपनी कम्युनिटी के लिए सोचेगा। वरना ट्राइबल कम्युनिटी का काम धारों पर जाकर पूरी एक जनरेशन भी गई, दूसरी जनरेशन भी जाएगी। तो लिहाजा इन नटशल मैं आपको बता दूं कि इस इलाके को अगर हमने खुशहाल देखना है, इस इलाके के लोगों की हालात को अगर सुधारना है, तो इस इलाके में एजुकेशन को हमने फरोग देना है। और एजुकेशन का फरोग सिर्फ इस बात पर मिल सकता है अगर आपके तालीमी इदारों के अंदर का निज़ाम बेहतर हो, लोगों में अवेयरनेस हो, लोग बच्चों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं। लड़कियों की अभी भी कम तादाद स्कूल में, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी में। ट्राइबल कम्युनिटी में मैंने देखा, मैं निशा गया चंद साल पहले, वहां स्कूल में मैंने एक उस्ताद से बात की तो मैंने उससे पूछा कितने बच्चे हैं, तो लड़की मुझे वहां एक या दो स्कूल में मिली। उसने कहा पिछले साल हमारे पास 60 के करीब बच्चे थे, इस बार जो है 40 के करीब बच्चे। मिडिल स्कूल था। मैंने कहा बाकी कहाँ के? उनकी शादी होगी। मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शादियां हो जाती, क्योंकि गुर्बत है, उनके पास और कोई वसाइल है नहीं। तो अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि अवेयरनेस, एजुकेशन, इसके लिए विजन की जरूरत है। तो सबसे पहली जरूरत इस इलाके में एक विजनरी आदमी के हाथ में इस इलाके की भागदौड़ हो, उससे इस इलाके की तकदीर बदल सकती है। अभी आपने ट्राइबल कम्युनिटी का ज़िक्र किया और एजुकेशन पे आपने ज़्यादा ज़ोर दिया, तो आप मुझे बताइए कि ट्राइबल कम्युनिटी किस वजह से पीछे रह जाती है एजुकेशन के मामले में? कौन-सी वजूहत रहती हैं? देखिए, अगर इसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्राइबल कम्युनिटी को सबसे बड़ा वोट बैंक समझा जाता है।
मैंने रिसेंटली एक ट्वीट भी किया, हमारे एक पुराने विधायक, उन्हें दोबारा कांग्रेस ज्वाइन की, सिंथन में एक उनका वेलकम था। सिंथन में जितने लोग बैठे थे, मैंने एक फोटोग्राफ देखा, सच माने मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस फोटोग्राफ में सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के बुजुर्ग सामने बैठे थे। आप किसी भी लीडर का, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी जलसे के फोटोग्राफ आप देखिए, आप खुद बताइए कि वहां पर सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के लोग बैठे होते हैं। क्यों? उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप हमारे जलसे देखिए, हमारे मीटिंग्स देखिए, उनकी मीटिंग्स भी देखिए, आप बसों के छतों पर देखिए, कौन इलेक्शन के दौरान जिस तरीके से इन ट्राइबल कम्युनिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से इनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। वही एक वजह है, मैंने पहले कहा आपको कि इसके लिए इस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव्स, इस इलाके के पॉलिटिकल लीडर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, जिन्हें ट्राइबल कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ इंदरवाल में एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, इनके बेहतर फ्यूचर के लिए नहीं सोचा, नौजवानों के फ्यूचर के लिए नहीं सोचा। आप मुझे बताइए, छात्रों में अगर गुजर बकवाल हॉस्टल बना हुआ है, आपके अभी तक जितने भी विधायक रहे हैं, उस हॉस्टल के लिए या उस हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कौन सी ऐसी फैसिलिटीज रखी गई हैं, उसके बरकस आप पुंछ रजौरी में जाकर के देख लीजिए, जम्मू में जाकर के देख लीजिए। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए वहां के लोगों ने काम किया है, उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि जब तक ना अवेयरनेस और एजुकेशन ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर हम लोग दे पाए, पहुंचा पाए, तब जाके इस इलाके की तकदीर बदल सकती है। वरना वो वही बेचारे दहारों पर जाकर के अपने माल मवेशी के साथ पूरी जिंदगी रहेंगे, आने वाली नस्लें भी रहेंगी। सड़कों पर गेंती बेलचा लेकर के आपको यही लोग मिलेंगे, इन्हीं लोगों के पास ताकत है। लेकिन यहां पर एक बात मैं बहुत जरूरी समझता हूं बताना, कि अवेयरनेस की जरूरत यह है कि इस कम्युनिटी के लोगों को भी इस बात की इल्मियत होनी चाहिए कि उनके पास कितनी बड़ी ताकत है। उनके एक वोट से एक आदमी इकतदार हासिल करता है, अगर उसे वोट ना करें उसे इकतदार नहीं मिलेगा, और बदले में वो इनका इस्तेसाल करता है। उन्हें अपने वोट की ताकत की जिस दिन पहचान होगी कि हमारे पास जो वोट है उसकी कितनी बड़ी ताकत है, उस दिन उनकी भी तकदीर बदलेगी। वो ऐसे लोगों को चुन करके ना भेजें कि जो सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल करना जानते हों, झूठे वादे करना जानते हों। और एजुकेशन पर फोकस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की शादियां छोटी उम्र में ना करें। बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं तो ये कहूंगा, अगर आपके पास माल मवेशी है, अगर आप अपना माल मवेशी आधा बेचकर बच्चों की पढ़ाई कराएंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप अपनी जमीन बेच करके बच्चों की पढ़ाई कराएंगे, क्योंकि जब आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा वो इससे 10 गुना ज्यादा जमीन खरीद सकता है, वो आने वाली नस्लों को सुधार सकता है। ये विजन जब तक ना इस कम्युनिटी के अंदर आएगा, तब तक तकदीर नहीं बदलेगी। और विजन लाने के लिए, इस सोच के लिए आपके पास नुमाइंदे उस सोच के होने चाहिए। जब आपके नुमाइंदे के पास भी यही सोच है कि मैंने इनका इस्तेसाल करना है, इस्तेमाल करना है, वोट लेना है, तो फिर चलते रहना, तो फिर सुधार कभी नहीं होगा। शुक्रिया नासिर साहब अपना वक्त देने के लिए। व्यूअर्स, आपने देखा कि नासिर साहब ने बहुत सारे सवालों का, जितने भी हमने इसे सवाल किए उनका जवाब दिया, इंदरवाल के जितने भी इशू थे। लेकिन इन्होंने एसटी कम्युनिटी की जो बात उठाई उनके बारे में इन्होंने कहा, तो हमें लगता है कि नासिर साहब बाकी लोगों को लेकर एसटी कम्युनिटी का भी दर्द रखते हैं, उनकी भी फिक्र रखते हैं। और ये सिर्फ आप आवाज़ नहीं समझे, बल्कि एक नसीहत थी एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी, कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और किस तरह से अपनी सोच को बदलना है, अपने अंदर बदलाव लाना है। व्यूअर्स, आप देख रहे थे न्यूज़ वर्ल्ड, छोटी सी रिपोर्ट के साथ मैं जाफर चौधरी।